देखिए बेटा, चैप्टर अकाउंटिंग रेशो निकालिए रजिस्टर। अकाउंटिंग रेशो बच्चे, अकाउंटिंग रेशो जो कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप अर्थमेटिकल रिलेशनशिप टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में शो करेंगे। ओके, तो इट इज एन अर्थमेटिकल relationship between two accounting variables। टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में आप अर्थमेटिकल रिलेशनशिप शो करते हैं अकाउंटिंग रेशो के द्वारा। ये टेक्निक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की, जिसमें आप अर्थमेटिकल रिलेशनशिप टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में शो करते हैं इस टेक्निक के द्वारा। रेशो एनालिसिस is a study of relationship among various financial factors in a business, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आप शामिल करते हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें जो फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में आप मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं, रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं इस टेक्निक के द्वारा, जिसका नाम है रेशो एनालिसिस यानी कि अकाउंटिंग रेशो। लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेशोस, एक्सप्रेशन ऑफ रेशोस। बच्चे, अकाउंटिंग रेशो को हम एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशो में, परसेंटेज में और टाइम्स में और फ्रैक्शन में। यस, तो लिखेंगे आप रेशोस आर एक्सप्रेस्ड in following 4 ways। First, pure ratio like 2:1। बच्चे, रेशो के टाइप्स होते हैं, अकाउंटिंग रेशोस के टाइप होते हैं
लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो जिनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ को अपन प्योर रेशो में करेंगे, कुछ को अपन परसेंटेज में करेंगे, कुछ को आप टाइम्स में करेंगे, तो कुछ को फ्रैक्शन में करेंगे। तो भाई प्योर रेशो जो होता है वो ऑल लिक्विडिटी एंड solvency ratios are expressed in pure form। इनको आप प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि 2:1, 5:4, 3:1, 3:2, 13:12, इस तरीके से जो भी हो। नेक्स्ट लिखिए परसेंटेज। परसेंटेज लाइक 15%, 16%, 20%, 25%, जो भी हो, all profitability ratios are are presented in percentage form। परसेंटेज फॉर्म, इनको हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। थर्ड लिखेंगे टाइम्स। टाइम्स लाइक 4 times, 5 times, 6 times, 8 times, 9 times, 12 times, 20 times, okay? All turnover ratio, all turnover ratios and इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट कवरेज रेशो को किस में एक्सप्रेस करते हैं। रेशो आर प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। एंड लास्ट है बच्चे फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब लाइक 3/4, 1/4, 1/5, यस। इनके लिए कोई स्पेशलाइज नहीं है कि मतलब कौन से टाइप के रेशो फ्रैक्शन में शो होंगे। यहां तक बात आपको समझ में आई। अगली हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशोज। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रेशोज। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशोज। बच्चे रेशो जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लिखेंगे लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सेकंड है बच्चे
सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, इनको हम सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। थर्ड लिखिए, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो, एंड लास्ट लिखेंगे आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस, फर्स्ट लिक्विडिटी रेशो, सेकंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, यस, सॉल्वेंसी रेशो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये है रेशो के टाइप्स। अब इन टाइप्स के अंदर कितने टाइप के रेशो आते हैं वो अपन क्लियर करेंगे, कौन कौन से रेशोस अपन कैलकुलेट करेंगे वो क्लियर करेंगे। लिक्विडिटी रेशो में हम करंट रेशो, लिक्विड और क्विक और एसिड टेस्ट रेशो, इनको कैलकुलेट करेंगे। यानी लिक्विडिटी रेशो में आप शामिल करते हैं करंट रेशो और लिक्विड या क्विक रेशो, लिक्विड या क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। ये टाइप्स हैं बच्चे। करंट रेशो और लिक्विड और क्विक और एसिड टेस्ट रेशो। सॉल्वेंसी रेशो, फर्स्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, सेकंड प्रोप्राइटरी रेशो, proprietary ratio, third total assets to debt ratio, and fourth
इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब बात करते हैं बच्चे टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो की। इसमें हम शामिल करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ओके, और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आरओआई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो।
ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ रेशो, और उनके अंडर आप कौन कौन से रेशो कैलकुलेट करेंगे उनकी लिस्ट है। देखिए फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशो। फर्स्ट लिखेंगे लिक्विडिटी रेशियोस। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे करेंट रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, या क्विक रेशो, या एसिड टेस्ट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चे, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सेकंड लिखिए, लिक्विड और क्विक और एसिड टेस्ट रेशो। ओके, यानी कि लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, एक ही बात होती है, अपॉन करंट लायबिलिटीज। अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब लिखेंगे सपोर्टिंग फॉर्मूले। सपोर्टिंग फॉर्मूला, क्योंकि अपन को इन दोनों रेशो को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों फॉर्मूले के अलावा कुछ सपोर्टिंग फॉर्मूले भी आने चाहिए। तो लिखिए हेडिंग सपोर्टिंग फॉर्मूला। लिखिए फर्स्ट, करंट assets is equal to current investment, current investments, जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो करंट एसेट्स में आप क्या शामिल करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ही है मार्केटेबल सिक्योरिटी, और यही है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 6 महीने से कम होता है। प्लस इन्वेंट्रीज, अच्छी इन्वेंट्रीज जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि
छोड़ना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सक्लूड करना है। लूज टूल्स, ये भी इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल होंगे, लेकिन करंट रेशो के लिए करंट असेट्स कैलकुलेट करते समय इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्लस ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसीवर्स का मतलब होता है डेटर्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवर से, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवर। कैसा होना चाहिए ये? नेट होना चाहिए, नेट आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट, नेट आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप चाहो तो नेट ना करके प्रोविजन फॉर बैड डेट को करंट लायबिलिटी में भी शामिल कर सकते हो। किसमें शामिल कर सकते हो? करंट लायबिलिटीज में। यस, इधर नेट ना लेके उधर उधर शामिल कर दो करंट लायबिलिटीज में। प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस, चेक्स या ड्राफ्ट्स इन हैंड, ओके, और भी हो सकते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोन या एडवांस दिया हुआ है। प्लस अदर करंट असेट्स, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एंड एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, ये कुछ लिस्ट है आपके पास करंट असेट्स की, इनको आप किस में शामिल करते हैं? करंट असेट्स। क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको पहचानना पड़ेगा करंट असेट्स कौन सी है। आप लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, एंड कैश क्रेडिट।
प्लस ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड या unclaimed dividend interest accrued यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑन बोरोइंग्स, जो उधार लिया है उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट falls in advance, current maturity of long term debt, बच्चे वो डिबेंचर्स जिनका पेमेंट 5 साल बाद होना है, कितने साल बाद होना है, 5 साल बाद होना है, तो 5वीं साल की जो बैलेंस शीट होगी 5 साल बाद होना है, तो 5वीं साल की बैलेंस शीट में वो डिवेंचर्स जो कि लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं वो क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटीज, वो क्या बन जाएंगे, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो लायबिलिटी जिसका आपको पेमेंट करना होता है 12 महीने के अंदर, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको करना पड़ता है 1 साल से ज्यादा के समय के बाद। अब तुमने 5 साल के लिए डिवेंचर्स को इश्यू किया जिनका रिडेम्पशन 5 साल बाद होना है, तो 5वीं साल की बैलेंस शीट में वो क्या बन जाएंगे, करंट लायबिलिटीज। बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट बनेगा। प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें हम शामिल करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें हम शामिल करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, थर्ड लिखिए लिक्विड या क्विक असेट्स, लिक्विड असेट्स बोल दो चाहे क्विक असेट्स बोल दो, एक ही बात होती है। बच्चे जो भी करंट असेट्स है ना, जो भी करंट असेट्स हैं, अभी बताया करंट असेट्स क्या होते हैं, उन करंट असेट्स की लिस्ट में आपको छोड़ना है एक तो इन्वेंट्री, पूरी इन्वेंट्री को, किसको छोड़ना है, पूरी इन्वेंट्री, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और एडवांस टैक्स, और क्या बच्चे, एडवांस टैक्स। ठीक है, तो लिखिए करंट असेट्स, यदि आपने करंट असेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो करंट असेट्स जो भी हैं उसमें से आप माइनस कर दीजिए इन्वेंट्रीज, क्या माइनस कर देंगे आप, इन्वेंट्री, और आपको माइनस करना है अदर करंट असेट्स, जिसमें आप लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स।
एंड एडवांस टैक्स। सपोर्टिंग फॉर्मूला में बच्चे फोर्थ फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल। बहुत यूज हुआ ये वाला फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, एक और लिखिए, टोटल असेट्स। आपने बैलेंस शीट देखी थी कई क्वेश्चंस में, तो बैलेंस शीट में सेकंड पार्ट क्या होता है, असेट्स। उसके मेजर हेड कौन से होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, टोटल लायबिलिटीज की। सिर्फ किसकी बात हो रही है, टोटल लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी की नहीं बोल रहे हम, सिर्फ बात कर रहे हैं टोटल लायबिलिटी की। तो टोटल लायबिलिटीज में शामिल करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। लिखिए नेक्स्ट, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स, स्कूटी से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, अनुभव बहुत है, आई बता रहे थे नीचे में, ये अनुभव में बहुत है। लिखो फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स टू टाइप की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, दोनों को ही लेंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ओके, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म कहां चले गए थे, करंट असेट्स में, तो लॉन्ग टर्म कहां जाएंगे, नॉन करंट असेट्स में। ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए नेक्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज इसमें शामिल करेंगे आप लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे कि डिवेंचर्स, बैंक लोन्स या बॉन्ड्स, प्लस लॉन्ग टर्म
प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें क्या शामिल करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड वेलफेयर या वारंटीज। जैसे कि हमने प्रोविजन बनाए हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए या प्रोविजन बनाया है वारंटीज के लिए। यस। नेक्स्ट लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की दो अप्रोच होती हैं, लायबिलिटी अप्रोच और असेट्स अप्रोच। दोनों अप्रोच में से किसी भी तरीके से अपन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखिए टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, या आप लिख सकते हैं नॉन करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। बात तो एक ही है, टोटल असेट्स में तो नॉन करंट और करंट दोनों जुड़ा हुआ है। यस। और माइनस क्या कर रहे थे? करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल किसका डिफरेंस होता है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का। ये तो अप्रोच कौन सी हो गई? एसेट्स अप्रोच हो गई। अब बात करते हैं लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनेगा। क्वेश्चन आएंगे तरह तरीके के, जिसमें आपको तरह तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये छोड़िए सीधा सीधा करंट रेशो और करंट रेशो निकाल दोगे। अभी देखो भाई, इतने समझाने के बावजूद भी ना तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ना ही ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को प्लस कर लो भाई, तो क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तुम्हें पता होना चाहिए नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, अभी लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लिखिए शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर्स फंड लिखिए बच्चे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस नॉन करेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को भी शामिल नहीं करते हैं अपन। ओके,
और ना ही उन पर जो ब्याज होता है उसको शामिल करते हैं। किसमें? शेयर होल्डर फंड में। क्योंकि ये असेट्स में शामिल होगा। ये किसमें शामिल होगा? असेट्स में। तो माइनस कर देंगे यहाँ से। नॉन ट्रेड मीन्स क्या होता है? ट्रेड करने के लिए थोड़ी खरीदा तुमने, तुम वैसे ही डाल दिए खरीद के, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ब्याज मिलेगा। यस, तो बिजनेस थोड़ी कर रहे तुम उनसे, वो नॉन ट्रेड है। वो क्या है? नॉन ट्रेड। और यहाँ पे हम अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बता कर रहे हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स के बीच में। क्या करने के लिए? एनालिसिस करने के लिए, कुछ रिजल्ट निकालने के लिए। तो रिजल्ट निकालने के लिए हम जब शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करेंगे तो शामिल नहीं करेंगे उसमें, यदि शामिल है असेट्स में, नॉन करेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और उसका ब्याज, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे कल अपन करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।